गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डाइवर्सिटी इन प्लांट फॉर्म्स का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, यानी कि पादप प्रारूपों की आकारिकी की विविधताएं पार्ट 2 पढ़ेंगे। पहले वाले पार्ट में हमने पादपों की विभिन्न फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था कि पादप जो हैं उनमें किस प्रकार से जो है आकार में परिवर्तन आता है, उनमें मॉर्फोलॉजिकली क्या क्या चेंजेस होते हैं जिसकी की वजह से जो है उनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। आपने जब पढ़ा था ये हमने लेक्चर, तब आपने ये समझा होगा कि हमारे जो आसपास जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें शेप में, साइज में विविधताएं पाई जाती हैं, और इसी के आधार पर हमने जो है उनको कई भागों में बांटा था। तो दो प्रकार हम उसमें पढ़ चुके थे। आज हम आगे के जो है विविधताओं के आधार कौन कौन से हैं उसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो थोड़ा सा पहले वाले चैप्टर को रिवाइज करते हुए हम बात करेंगे कि पादप आकारिकी होती क्या है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि पादप आकारिकी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न पौधों की बाहरी आकृति और संरचना का वैज्ञानिक, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अब आप यहाँ समझिए, पहले भी मैंने समझाया है कि मॉर्फोलॉजी शब्द जो है उसका निर्माण ग्रीक भाषा के दो शब्द मॉर्फोस और लोगोस से हुआ है। मॉर्फोस का मतलब स्ट्रक्चर और लोगोस का मतलब अध्ययन कहते हैं। तो दोनों को संयुक्त रूप से अगर हम जोड़ें और इसका शाब्दिक अर्थ निकालें तो हम कह सकते हैं कि पादप आकारिकी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न पौधों की बाह्य आकृति और संरचना का वैज्ञानिक, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल हम दोनों बातें करेंगे। जब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्लांट का आकार क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी शेप क्या है, ये सब किस में आते हैं, उसके बाहरी लक्षणों में आते हैं। लेकिन जब इंटरनल बात की जाती है तो जब प्लांट की एनाटॉमी की हम यहाँ बात करेंगे कि पौधे के जो तना है या पत्ती है या जड़ है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, तो इस तरह से जो है हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। अब पहले लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं कि जो है एंजियोस्पर्म जो है बहुत जो है लंबे समय से पृथ्वी पर हैं, और अभी तक लगभग जो है इसकी 3 लाख प्लांट स्पीशीज़ जो है एंजियोस्पर्म की हैं। और अब आप समझ सकते हैं कि जब इतनी सारी स्पीशीज़ हैं तो इनकी डाइवर्सिटी, साइज और फॉर्म दोनों में बहुत सारी होगी। तो उसी डाइवर्सिटी का अध्ययन हम आज करेंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से जो है इन एंजियोस्पर्म्स को विभाजित कर सकते हैं। एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जब हम इसको रखते हैं तो किस आधार पर उनको रखा जाता है, वो आधार हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया में लगभग 11% जो है वर्ड का फ्लोरा होता है। फ्लोरा किसे कहते हैं यहाँ पे समझ लें। पादप जो होते हैं उनको हम फ्लोरा कहते हैं, और जब जंतु की बात होती है तो उसको हम कहते हैं फोना। तो फ्लोरा और फोना, फ्लोरा मतलब प्लांट्स और फोना मतलब जंतु। अभी अप्रोक्सीमेटली 45,000 प्लांट स्पीशीज आर फाउंड इन इंडिया। लगभग 45,000 जो है प्लांट स्पीशीज इंडिया में अब तक पाई गई हैं। पिछले हमने लेक्चर में जब बात करी थी तो हमने जो है दो जो है डाइवर्सिटी के जो दो आधार थे उनकी बात करी थी। तो पहला आधार हमने जो लिया था वो लिया था डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल के आधार पर जो है हमने प्लांट्स का विभाजन करा था, और उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था अल्पजीवी पादप। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अल्पजीवी पादप वो जिसमें इनका की जीवन काल क्या था, बहुत छोटा था, और इसका हमने एक उदाहरण पढ़ा था बहुत अच्छा सा, जो कि रिसर्च मटेरियल के रूप में काम में आता है। जैसा कि एरेब्डीडोप्सिस नामक हमने प्लांट पढ़ा था, इसका उदाहरण, जिसका कि जीवन बहुत छोटा था, 20 से 28 दिन तक का था। इसमें हमने दूसरा पढ़ा था एक वर्षीय पादप। एक वर्षीय पादप में जो है उसमें उन प्रजातियों को रखा गया था जिनका कि जीवन काल अल्पजीवी पौधों की तुलना में तो क्या था, ज़्यादा था, लेकिन उनके जो है जीवन चक्र को पूरा होने में लगभग कितना समय लगता है, 1 साल लगता था। और इसमें जो हमने उदाहरण पढ़े थे गेहूँ, मक्का आदि, इसके हमने उदाहरण पढ़े थे। तीसरा हमने पढ़ा था द्विवर्षीय पादप, यानी कि जो पादप अपना जीवन चक्र कितने समय में पूरा करे थे, 2 साल में, या कहें हम कि इनको अपना डेवलपमेंट पूरा करने के लिए जो है 2 फेवरेबल सीजन की ज़रूरत हो रही थी। तो इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि हम इसकी 2 कैटेगरी में इसकी पूरी लाइफ साइकिल को बांट सकते थे। एक तो वेजिटेटिव 1 साल में, तो जो है वो पीरियड जिसमें कि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही थी, और दूसरा पीरियड वो जिसमें कि उसका क्या हो रहा था, फ्लावरिंग स्टेज हो रही थी, या हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज हो रही थी। उदाहरण हमने पढ़ा था कैरेट पढ़ा था,
डॉकस कैरोटा जिसका बॉटनिकल नेम है, रेडिश पढ़ा था जिसका कि बॉटनिकल नेम रेफिनस सटाइवस है। इसके बाद हमने चुकंदर शुगर बीट पढ़ा था जिसका कि बॉटनिकल नेम क्या है, बीटा वल्गैरिस। चौथा हमने पढ़ा था बहुवर्षीय पादप। नाम से स्पष्ट है कि इनका जो है जीवन काल लंबे समय तक सालों साल रहता है। इसका हमने 2 उदाहरण भी पढ़े थे हमने कि बिहार में गया के पास जो है बोधि वृक्ष बरगद है, 2000 वर्ष आकी गई है। इसी तरह से जो है कलकत्ता का जो बॉटनिकल गार्डन है वहाँ पर भी जो है फैकस लगा हुआ है जिसकी कि जो है आयु लगभग 250 वर्ष आकी गई है। तो ये सारे के सारे पादप कौन से पादप कहलाते हैं, बहुवर्षीय पादप कहलाते हैं। अब ये यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था कि एक विशेष मौसम या जो है सीजन में इनमें फ्लावरिंग होती है। तो ये हमने जो पढ़े था, पहला क्या पढ़ा था, जीवन काल के आधार पर विविधता पढ़ी थी। दूसरा हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट। 3 प्रकार के बांटे थे, हर्ब, श्रब और ट्रीज। हर्ब वो थे जो कि बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, जिनकी की वुडी स्ट्रक्चर नहीं होती थी और जो है भूमि के सतह के ऊपर इनको स्थायी कोई भाग नहीं पाए जा रहे थे और इनकी जो है पौधों की अधिकतम ऊंचाई 1 मीटर तक हो सकती थी। उदाहरण हमने पढ़ा था, सरसों पढ़ा था और चुकंदर पढ़ा था। इसमें भी अलग अलग होते थे। हमने पढ़ा था कि 1 वर्षीय भी हो सकते हैं, द्विवर्षीय भी हो सकते हैं। इसके बाद श्रब पढ़ी थी हमने। श्रब में जो है काष्ठीय भी हो सकते हैं, वुडी भी हो सकते हैं। वुडी में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, चाइना रोज का पढ़ा था। इसी तरह से जिजीपस इसका एग्जाम्पल था। तो इसमें जो एक तो मैंने ये भी बताया था तब इसमें कि इसमें कोई मेन ट्रंक नहीं होता है। तो ये हमने क्या पढ़ा था, श्रब पढ़ा था। तीसरा था ट्रीज। ट्रीज जो है वुडी पेरेनियल प्लांट्स होते हैं जिनकी जो हाइट होती है वो 4 मीटर से ज़्यादा होती है। एक मेन ट्रंक होता है। उदाहरण बहुत सारी ट्रीज हमारे आसपास हैं, नीम, मेलिया जटिक्टा, पीपल, फाइकस रिलीजियोसा। तो इस तरह के उदाहरण हमने पढ़े थे। आज हम जो है मृदा की विशेषता और जल की उपलब्धता के आधार पर जो है प्लांट्स को या पौधों को कितने भागों में बांटा है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम आता है अम्लोद्भिद पादप, यानी कि वो पादप जो कि किस में पाए जाते हैं, अम्लीय मृदा में पाए जाते हैं, जहाँ पर कि मृदा की पीएच 7 से कम होती है या अधिकतर 4 या 5 हो सकती है। तो इस तरह में जो है इस तरह की अम्लीय मृदा में जो प्लांट पाए जाते हैं उनको हम अम्लोद्भिद पादप कहते हैं। और ये पाया गया है कि इस तरह की जो सॉइल होती है उसमें अधिकतर जो है कैल्शियम की कमी पाई जाती है और इसका उदाहरण यूट्रिका र्यूमेस इसका उदाहरण है। तो ये सबसे पहले कौन सा है, अम्लोद्भिद, और हम क्या कहते हैं, बिच्छू बूटी भी कहते हैं। तो ये उसका उदाहरण है। तो पहला प्रकार क्या हुआ, अम्लोद्भिद। दूसरा है बालुकोद्भिद, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि बालुई मिट्टी में पाए जाते हैं वो इस कैटेगरी में रखे जाते हैं। उदाहरण इसका है लेप्टिडिनिया। ये लेप्टिडिनिया इसका उदाहरण है। अधिकतर बालुई मिट्टी में, जैसे कि नाम ही स्पष्ट कर रहा है कि ऐसे प्लांट कहाँ पे पाए जाएंगे जहाँ पर कि मिट्टी कैसी होगी, बालू मिट्टी होगी। और अधिकतर मरुस्थल में जो है बालू मिट्टी होती है। तो अधिकतर जो है इस तरह के प्लांट कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं। लेकिन कहीं भी अगर बालू मिट्टी है तो वहाँ पर ये प्लांट पाए जाएंगे। तो ये 2 हो गए। इसके बाद तीसरा आता है हेलोफाइट्स। अब हेलोफाइट्स क्या, हेलोफाइट्स मतलब कि ऐसे प्लांट जो कि खारे पानी की झीलों, समुद्री जल या जो है लवण युक्त सॉइल में पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, हेलोफाइट्स कहलाते हैं। और हेलोफाइट्स का जो है उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं। सालसोला है, टैमेरिक्स, ये सब किसके उदाहरण है, हेलोफाइट्स के उदाहरण है। अब क्या होता है कि इसके अलावा, ये तो है एग्जाम्पल, वो प्लांट्स जो कि कहाँ पाए जा रहे हैं, जो लवणयुक्त जल में या सॉइल में पाए जा रहे हैं, हेलोफाइट्स कहला रहे हैं। लेकिन कुछ जो हेलोफाइट्स होते हैं वो जो है जो समुद्री किनारों के पास जो दलदली स्थान होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। और ऐसे पादप कौन से पादप कहलाते हैं, मैंग्रोव प्लांट्स कहलाते हैं। ये आप देख लीजिए, ये कौन से प्लांट्स हैं, मैंग्रोव प्लांट्स। और उदाहरण इनका क्या है, राइजोफोरा। भी 2 तरह के हमने पहले, कुछ दलदली स्थानों पर पाए जा रहे हैं और कुछ जो है कहाँ पाए जा रहे हैं, समुद्री जल या लवणयुक्त जल में पाए जा रहे हैं। उदाहरण इनके पहले लिए हमने टैमेरिक्स से और राइजोफोरा। मैंग्रोव पादप का भी अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो मैंग्रोव पादप का उदाहरण क्या होता है, राइजोफोरा। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार की, जिसे कि कहते हैं हम लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स क्या है कि जितनी भी चट्टानें हैं या इस तरह की पथरीली भूमि है वहाँ पर जो है ये प्लांट्स पाए जाते हैं। और उदाहरण इसका क्या है, बार्लेरिया है,
यूफोर्बिया निरीफोलिया इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इनमें एक विशेष बात होती है कि इनमें क्या कई बार जो है आप देखेंगे कि इस प्लांट को भी देखें, अगर बार्लेरिया को भी देखें या यूफोर्बिया को भी देखें, तो इस तरह से स्पाइन पाए जाते हैं इनमें। तो ये इनका एक थोड़ा सा आइडेंटिफाई कैरेक्टर हो सकता है, सब में होगा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो है लिथोफाइट का एक कैरेक्टर होता है। अब नेक्स्ट टाइप है शीतोद्भिद। नाम ही बता रहा है कि ऐसे प्लांट जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, ऐसी जगह जो वहाँ पर की टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है, हिली एरिया है, वहाँ पर ये प्लांट्स पाए जाते हैं, एल्पाइन प्रदेशों में पाए जाते हैं। और इसका उदाहरण क्या है, थैलिक्ट्रम। तो ये दो हमने यहाँ पर पढ़े, एक तो लिथोफाइट्स पढ़े और दूसरा शीतोद्भिद प्लांट्स पढ़े। लिथोफाइट्स का उदाहरण हमारे आसपास जो पाया जाता है वो बार्लेरिया है और यूफोर्बिया निरीफोलिया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप एपीफाइट्स। अब एपीफाइट्स क्या, ये क्या होता है कि इस तरह के जो पौधे होते हैं ये दूसरे पादपों के शरीर पर अपना जीवन यापन करते हैं, रहते तो दूसरे पादपों के शरीर पर है लेकिन अपना भोजन का निर्माण खुद करते हैं। आपको दिख रहा होगा ग्रीन लीव्स है, जब ग्रीन लीव्स है तो नेचुरल ये क्या होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्थल परजीवी, स्पेस पैरासाइट कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, ऑर्किड्स। ऑर्किड्स इसके उदाहरण हैं। अब क्या होता है कि रहते तो ये दूसरे पौधे पर है लेकिन ना तो वो उससे किसी तरह का वाटर, ना कोई मिनरल, ना कोई फूड जो है उससे एब्जॉर्व करते हैं, सिर्फ उसके लिए एक तरह का हम कहें कि एक जगह जो है, स्पेस जो है उसकी ऑक्यूपाई करते हैं, बाकी उससे कोई भी बेनिफिट ये नहीं लेते हैं। तो इस तरह के, जैसे कि मैंने बताया कि इनको क्या कहा जाता है, स्पेस पैरासाइट कहा जाता है। अब आप देखिए एग्जाम्पल इसका क्या है, ऑर्किड है। अब ऑर्किड को जो है अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसकी रूट्स दिखाई दे रही हैं, और ये रूट्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स होती हैं, जिनके की जो है जो एक्सटर्नल जो इनका कॉर्टेक्स रीजन होता है, विशेष प्रकार का टिश्यू होता है वेलामेंट टिश्यू, और इस वेलामेंट टिश्यू से द्वारा ये क्या करती हैं, पानी एनवायरनमेंट से जो है नमी को अवशोषित कर लेती हैं, और अवशोषण करके जो जितनी भी इनकी वाटर की रिक्वायरमेंट है वो इन जड़ों के द्वारा से पूर्ण होती है। तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है ऑर्किड्स का। तो यहाँ बात समझ आ गई, एपिफिटिक मतलब वो प्लांट जो कि सिर्फ दूसरे प्लांट पर रहते हैं लेकिन सिर्फ उसकी जगह लेते हैं, लेकिन बाकी कोई डिपेंडेंसी उनकी नहीं उन पर होती है, अपना भोजन वो खुद बनाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एपिफाइट्स। इसके बाद है सेप्रोफाइट। कुछ पौधे जैसे कि मोनोट्रोपा, ये मोनोट्रोपा आपको दिख रहा है, जिसे कि इंडियन पाइप प्लांट भी कहा जाता है, अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। पहले हमने पढ़ा था एपीफाइट जो कि सिर्फ रह रहे थे, भोजन अपना बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेप्रोफाइट है मृतोजीवी पादप, यानी कि ये प्लांट कहाँ रहेंगे, मृत कार्बनिक पदार्थों पर रहते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि अपना भोजन के लिए किस पर निर्भर है, मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर है। और एग्जाम्पल इसका क्या है, मोनोट्रोपा, जिसे कि इंडियन पाइप प्लांट भी कहते हैं। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है भाग में, जिसमें कि 1 नंबर या आधा नंबर का प्रश्न आता है कि जो है इंडियन पाइप प्लांट का नाम लिखिए या बताइए, तो जो है मोनोट्रोपा इसका नाम है। इसके बाद आते हैं पैरासाइट, परजीवी पादप। सबसे पहले हमने पढ़ा एपीफाइट जो कि सिर्फ जगह ले रहे थे, खाना अपना खुद बना रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ा सेप्रोफाइट जो कि डेड मटेरियल पे थे, वहाँ से अपना भोजन लगा रहे और वहाँ से अपना भोजन प्राप्त कर रहे थे। अब ये देखिए पैरासाइट, ये जो है प्लांट्स जो होते हैं पूरी तरीके से दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, जैसे कि अमरबेल, ये इसका उदाहरण है अमरबेल, कस्कूटा। तो ये इस तरह के जो पादप होते हैं ये अपने पोषण के लिए पूरी तरीके से किस पर निर्भर होते हैं, जिस पर कि ये लगे हुए हैं। तो 3 तरीके इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं तीनों में, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और एपीफाइट्स में, दोनों में, तीनों में क्या क्या अंतर है। इसके बाद देखिए कीट भक्षी पौधे, नाम ही बता रहा है कि ऐसे प्लांट जो कि किसका भक्षण करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं, लेकिन हैं ये स्वपोषी, अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं। तो जब अपना भोजन का निर्माण कर रहे हैं तो क्या जरूरत आ गई इनको कीट खाने की, कीट खाने की जरूरत इसलिए आ गई क्योंकि ये ऐसी सॉइल में पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। तो जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो पोषण हेतु जितनी भी नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है उनको पूरा करने के लिए ये क्या खाते हैं, छोटे कीट खाते हैं। और कीटों को खाते कैसे हैं कि इनमें जो है विशेष प्रकार की जो रूपांतरण इनमें पाए जाते हैं, और इन रूपांतरित रचनाओं के कारण ये सूक्ष्म कीटों को पकड़ लेते हैं और जो उसके द्वारा जो है अपना
भोजन में जो नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरा करते हैं। नेपेंथस, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया अलग अलग प्लांट हैं जो कि इसके उदाहरण हैं। तो ये कौन से प्लांट कहलाते हैं? कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। नेपेंथिस को हम क्या कहते हैं? घटपर्ण भी कहते हैं। और जो है ब्लैडर वर्ट, यूट्रिकुलेरिया को क्या कहते हैं? ब्लैडर वर्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा ध्यान रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किन्हीं 2 कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कीटभक्षी पौधे होते हैं। तो यहाँ तक हमने विभिन्न प्रकार पढ़े। इसके बाद एक प्रकार और है, चट्टानों की दरारों में पाए जाने वाले पादप। तो ये पादप क्या होता है कि देखिए चट्टानें हैं, तो चट्टानों के बीच में जो छोटी छोटी पतली पतली दरारें होती हैं उन पर ये जो है इतना ही स्पेस उनके लिए काफ़ी होता है, और वहाँ पर जो है ये पौधे उग आते हैं और उगने के बाद वृद्धि करते हैं। बहुत क्योंकि क्या है, चट्टाने की दरारें बहुत बारीक दरारें हैं, तो वहाँ पे जो है सॉइल भी बहुत कम होगी, तो थोड़ी सी सॉइल में इस तरह के पादप ग्रो कर लेते हैं और अपना जीवन पूरा कर लेते हैं। तो जैसे कि उदाहरण क्या है, एकाइरेंथस इसका उदाहरण है। तो आपको याद होना चाहिए कि इस तरह के जो है चट्टानों की दरारों में पाए जाने वाले पादप का उदाहरण क्या है? एकाइरेंथस है। एनाइसोचिलिस भी इसका उदाहरण है। तो 2 उदाहरण इसके हैं। इस प्रकार हमने आज जो है प्लांट फॉर्म्स की डाइवर्सिटी पढ़ी कि कौन कौन सी जो है डाइवर्सिटी प्लांट फॉर्म्स में पाई जाती है। हमने पहले वाले भी 2 पढ़े, उनका थोड़ा सा हमने रिकॉल भी हमने कराया। और आज ने जो पढ़ा था वो किसके आधार पर पढ़ा था कि मृदा में जो है किस प्रकार से विशेषता और जल की कमी या अधिकता के कारण जो विभिन्नता फॉर्म्स में पाई जाती है उन कौन कौन सी होती है, उनको किस तरह से हम पहचान सकते हैं, उनके कौन कौन से मुख्य उदाहरण हैं, ये आज हमने पढ़ा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डाइवर्सिटी इन प्लांट फॉर्म। परीक्षा में बहुत छोटे छोटे प्रश्न इस पर से आते हैं, बड़ा नोट भी आता है, तो दोनों तरीके से आपको ध्यान में रखना है और विशेष रूप से उदाहरणों पर आपको जोर देना है, ध्यान से उनको याद रखना है ताकि छोटे प्रश्न आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएँ। थैंक यू सो मच।